नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की बात। सीएम योगी ने घटनास्थल का किया दौरा। प्रशासन की सतर्कता से आग पर पा लिया गया काबू। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का किया आह्वान। कहा, हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष तकनीक में बना रहे हैं नए कीर्तिमान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में कांग्रेस पर बोला हमला। बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। आम आदमी पार्टी के कई नेता भाजपा में हुए शामिल। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, देश के लिए खतरा पैदा करने वाले अपराधियों का पोषण क्यों कर रहे हैं केजरीवाल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कई घंटों के विलंब के बाद आखिरकार लागू हुआ गाजा संघर्ष विराम समझौता। हमास ने सौंपी पहले चरण में रिहा होने वाली 3 महिला बंधकों की सूची। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा, गाजा से हमास का सफाया जरूरी। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। और इस समय की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज महाकुंभ से, जहां मेला क्षेत्र में शाम करीब 4:30 बजे आग लग गई थी। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में यह आग लगी थी। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट से यह आग लगी थी। इसके बाद कई सिलेंडर ब्लास्ट हो गए थे। आग बुझाने के लिए 12 फायर ब्रिगेड भेजी गई थी। करीब 1 घंटे के भीतर ही फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया। आग में 50 टेंट के जल जाने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचकर खुद हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के इस मेला क्षेत्र में लगी इस आग की घटना पर सीएम योगी से बात की और स्थिति की उनसे जानकारी ली। राहत की बात यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम भी मौके पर ही मौजूद है। मेला प्रशासन को परिसर में लगी आग की जानकारी मिलते ही उसने अपनी त्वरित कार्रवाई की और तत्परता से इस आग पर काबू पा लिया। प्रशासन के अनुसार स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। 4:08 पे सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहाँ और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुँचाई जाए। जानकारी मिली जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ में मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। और एनडीआरएफ के डीआईजी एमके शर्मा ने कहा कि महाकुंभ में घटनास्थल पर मौजूद सभी टीमों ने मिलकर काम किया और आग पर काबू पा लिया।
उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 4 टीमें इसी घटनास्थल पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहाँ पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, प्लाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाकर अपनी कार्रवाई कर सकें। और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी को सराहा। शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे अप्रिय घटना घटी है, थोड़ी सी आग हुई है, उससे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हम शासन का धन्यवाद देते हैं कि बहुत कम समय में उस आग पर काबू पा लिया गया है। यदि काबू नहीं पाता तो इससे बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती। और इस समय वहां पर क्या स्थिति है, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र और साथ में रामेंद्र सिंह। इस खबर पर कि इस समय वहां पर क्या स्थिति है, हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे पहले जुड़ते हैं। रामेंद्र, क्या इस समय की स्थिति है, क्योंकि आग पर काबू पा लेने के बाद उसके बाद जो वहां का दृश्य है उसके मुताबिक क्या प्रशासन की टीम अभी भी वहां पर, एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन की टीम अभी भी घटनास्थल पर लगी हुई है क्या? देखिए, कुछ प्रशासनिक अधिकारी लालचंद वहाँ रह गए, बेसिकली वहाँ सफाई की जा रही है और जिन लोगों के टेंट जल गए हैं उनको क्या रिलीफ दी जा सकती, तत्काल कौन से टेंट उपलब्ध कराए जाएं तो सर्दी में न रहें, उस पर प्रशासन काम कर रहा है। जिस तत्परता से प्रशासन ने आग बुझाई है, दमकल कर्मियों ने बुझाई है, उसकी सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और ये प्रशंसा इसलिए है कि आग को तुरंत, वो जितना एरिया था उसको बैरिकेड किया गया, आगे के जितने टेंट थे उनको तोड़ा गया कि आग उन तक न पहुँचने पाए और उस एरिया को आइडेंटिफाई करके तुरंत उस पर कार्रवाई की गई। तो जितनी दमकल की गाड़ियां थी, हर सेक्टर में अलग दमकल की गाड़ियां होती है, उनको मूव किया गया और तत्काल इस पर कार्रवाई की गई और उसके कारण कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, कोई घटना बड़ी नहीं हो पाई। लालचंद जी बिल्कुल, जिस तरह से कि इस घटना पर रामेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, घटना के बारे में जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां खुद मौजूद रहे, उन्होंने इस घटना का जायजा लिया, प्रशासन से तमाम उन्होंने विचार विमर्श किया, जानकारी ली और हिदायतें दी। तो क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रशासन को खास तौर पर कौन सी बातें कही गई, कौन सी हिदायतें दी गई हैं? मुख्यमंत्री वहां से 500 मीटर की दूरी पर लगभग आश्रम में मौजूद थे और वहां से एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे, प्रशासन को निर्देश दे रहे थे कि किसी भी प्रकार से किसी जनहानि नहीं होनी चाहिए और आग को किसी भी तरह काबू किया जाए। अधिकारियों को, पूरी टीम को लगा रखा था और जैसे ही आग पर काबू पाया गया, मुख्यमंत्री उस आश्रम से निकले और आए, उन्होंने देखा, सारी जो स्थितियाँ समझी और प्रशासन के लोगों से बात की और कहा कि आगे कोई इस तरह की स्थितियाँ ना हो, इसलिए इसको चेक किया जाए कि कोई लीकेज सिलेंडर तो नहीं है, कहीं से बदबू तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके से प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई ध्यान रखा जाए कि दूसरी कोई घटना ना होने पाए। क्योंकि लाख का जैसा शहर है, पूरे टेंट लगे हैं, प्लास्टिक लगी है, कपड़े लगे हैं, लकड़ी लगी है, वो लगी है, पन्नियाँ लगी हैं और जो फूस है वो लगा है, तो पूरा आग अगर पकड़ेगी तो बड़ा तांडव कर सकती है। तो उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, उस पर भी अधिकारी उस बात की। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गीत गाते हैं। हमने महाकुंभ में जिससे भी बात की है, हमारा करीब 12-13 दिन हो रहे हैं, इस मुक्त कंठ से प्रशंसा लोग कर रहे हैं कि इससे बेहतर हो नहीं सकता है जो जैसा महाकुंभ किया जा रहा। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आग लगने की घटना से लेकर के आग पर नियंत्रण पाने तक की घटना को, उसको लेकर कई प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी बातचीत हुई है, आप लोगों ने बातचीत की है वहां पर मौजूद लोगों से, श्रद्धालुओं से, उन्होंने क्या कुछ बताया आग लगने की घटना से लेकर और नियंत्रण पाने तक प्रशासन की मुस्तैदी जिस तरह रही? जी लालचंद, मैं वहीं पर मौजूद हूँ और मैं दिखाऊंगा कि अग्निकांड के बाद यहाँ स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कि ये जो बने हुए थे, कुटी होती है, क्योंकि गंगा की रेती पर ये सरकंडे जैसी
चीज़ों से, पुआल की चीज़ों से, गत्ते लगाकर और साथ ही साथ नीचे हार्डबोर्ड लगाकर ये पूरा का पूरा कुटी बनाई जाती है। यहाँ साधु सन्यासी और उनके साथ कल्पवासी और अन्य लोग यहाँ पर रहते थे। ये पूरा का पूरा अगर क्षेत्र देखें, ये पूरी तरह जल गया है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, सबसे सुकून की बात है, सबसे संतोषजनक बात है कि किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई। हाँ, सब कुछ जलकर राख हो गया है, लेकिन सबकी प्रशासन की मुस्तैदी से, व्यक्तियों के सहयोग से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन दल और साथ साथ यहाँ के जो स्वयंसेवक हैं उनके सहयोग से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई, ऐसा सुनिश्चित किया गया। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुद लोगों से बात करूँगा, कुछ लोगों से जो फिलहाल अभी तो लोगों का आना यहाँ पर रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ लोग आकर केवल सेल्फी लेना और तमाशबीन बनना जैसी स्थितियाँ ही कर रहे हैं। लेकिन उससे अच्छी बात ये रही कि किसी तरीके का कोई पैदिक नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा मेला क्षेत्र, इससे आगे का पूरा क्षेत्र, टेंट एक दूसरे से सटे होते हैं, एक दूसरे, एक छोटी सी चिंगारी कभी भी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। तो लोगों में एक जो धैर्य, लोगों में जो एक साहस रहा, लोगों की एक सामुदायिकता रही, लोगों का जो सहयोग रहा, उसकी प्रशासन तारीफ कर रहा है और लोग प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। खुद यहाँ पर स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी का जो शिविर है, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पूरे आग पर काबू पाए जाने के बाद उस स्थिति का उन्होंने निरीक्षण किया। और सबसे बड़ी बात यह कि घायलों को, कोई भी घायल नहीं हुआ। एक हमने लोगों से यहाँ पर बातचीत की तो एक महिला हल्की वो जली है, थोड़ा सा उनको यहाँ पर बर्न हुआ है। उसके अलावा किसी भी तरीके की कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। हाँ, अब एक ये सबसे जो विचारणीय प्रश्न है, वो विचारणीय प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो लोग रहे हैं, जिनको जहाँ पर अपनी छोटी मोटी गृहस्थी, जैसे क्योंकि कल्पवासी और साधु 45 दिनों तक यहाँ पर रहते हैं, तो वो सब उनका जलकर खाक हो गया। उनकी अपेक्षा ये है कि वो त्वरित तरीके से किसी न किसी तरीके से उनकी जो सहूलियतें हैं उनका इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि सब अभी भी डटे हुए हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कि जो इन शिविरों में रहने वाले लोग थे, वो नुकसान किसी को व्यक्तिगत नहीं हुआ है, कोई जला नहीं है, लेकिन उनकी संपत्तियों का नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी समस्या अब उनके सामने आ रही कि वो रहेंगे कहाँ। प्रशासन से बात हुई है, मेला प्रशासन इस बारे में पूरे संवेदनशीलता से उनको नए स्थान पर आज के फौरी तौर पर, आज स्थायी तौर पर रहने के लिए व्यवस्था कर रहा है। व्यवस्था करने के साथ साथ जो नुकसान है यहाँ के लोगों की अपेक्षा है कि उसको भी किसी तरीके से भरपाई होगी। और ये स्पष्ट तरीके से माना जा सकता है कि कोई न कोई जो नुकसान की भरपाई है उसकी भी घोषणा स्थानीय प्रशासन या फिर स्थितियों को देखते हुए किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के मन में किसी तरीके का कोई भय नहीं है, रोष नहीं है, आक्रोश नहीं है। सब मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं मेला प्रशासन की, अधिकारियों की, साथ ही साथ यहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर खुद कमिश्नर प्रयागराज आए हुए थे, एडीजी प्रयागराज आए हुए थे। लोगों का आना यहाँ पर रोक दिया गया इसलिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ बढ़कर किसी तरीके का अफवाह और दूसरी चीज़ें न फैले। लेकिन वास्तविक स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि नुकसान हुआ है, ये एकदम सही बात है। लोगों का पर उपस्थिति है, लेकिन किसी तरीके का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोगों से हम बात भी इसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे जो संवेदनशील तरीके से इस मामले को व्याख्यायित कर सकेंगे। लालचंद जी, ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आप दोनों के पास लौटेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
स्वागत। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं रुख करता हूं अश्विनी का। अश्विनी, जिस तरह से की खबरें आ रही हैं, क्या ये बिल्कुल अब साफ है कि आग की वजह जो रही वो खाना बनाने वाले सिलेंडर से ये आग लगी? शॉर्ट सर्किट की बात आ रही थी, तो ये अब बिल्कुल साफ है कि सिलेंडर से ये आग लगी थी, खाना बनाने वाले सिलेंडर से, एलपीजी सिलेंडर से। जी, यहाँ पर व्यक्तिगत रिहाइश थी लोगों की। यहाँ पर कल्पवासी, साधु सन्यासी और अन्य लोग यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं। और वजह जो है, अब आप देखें, छोटी सी भी चिंगारी, जैसा मैंने दिखाया कि ये फूस की, सरकंडे की और ऐसी चीज़ों से बना होता है कि हल्की सी छोटी सी चिंगारी भी अगर माचिस की तीली भी जलाकर फेंक दी जाए तो इतना ज्वलनशील स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं कि कहीं ना कहीं आग लगना एकदम उसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। और इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने तैयारी भी की है। प्रशासन ने इस पूरे के पूरे मेला क्षेत्र में 50 से ज़्यादा फायर स्टेशन स्थापित किए हैं। 350 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियों को एलोकेट किया गया है। 2000 से ज़्यादा फायर टेंडर्स और कर्मचारी जो प्रशिक्षित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर सेक्टर के आसपास जो है पूरा का पूरा लोगों की स्पेशल व्यवस्था की गई है, अग्निशमन दस्तों की। और उसके अलावा बहुत सारे वॉलंटियर्स को भी वो किया गया है, प्रशिक्षित किया गया है। जैसे गंगा सेवा से जुड़े हुए जो स्वच्छाग्रही हैं और सेवाग्रही हैं, गंगा सेवा दूत जो हैं, उन लोगों की भी हमने देखी भूमिका बड़ी अच्छे तरीके से, हर कोई अपना अपना अंशदान कर रहा था। तो इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती, क्योंकि ये अस्थायी शहर है। अस्थायी शहर भी केवल कपड़ों और टेंट और सरकंडों से बना होता है। तो इन आशंका से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी और बेहद समेकित प्रयास के जरिए, सारी एजेंसियों के प्रयास के जरिए, आम जनमानस के सहयोग के जरिए ये इस एक बड़ी अनहोनी को टाला जा सका है। और सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग इस क्षेत्र में कल्पवास कर रहे हैं। भगदड़ मच सकती है, लोग अधैर्यवान हो सकते हैं, लोग पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे कि प्रयाग की धरती है, एक बेहद साक्षी भाव से लोगों ने इसको देखा, इस स्थिति को समझा और उसमें जो जैसा अंशदान कर सका सबने किया। प्रशासन ने भी, व्यक्तिगत रूप से लोगों ने भी, स्वयंसेवकों ने भी, और एक बड़ी अनहोनी टली। बिल्कुल। रामेंद्र, जिस तरह से कि जो अश्विनी बता रहे थे कि जिन टेंटों में करीब 50 टेंट ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नष्ट हो गए हैं, उन टेंटों में जो लोग रहे थे उनके लिए कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई है प्रशासन की तरफ से इसके बारे में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके बारे में बोला है। तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जानकारी दी गई है कि ऐसे लोगों के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं? देखिए, हमारी जब एडीजी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के टेंट जल गए उनको व्यवस्था दी जाएगी, क्योंकि वो ऐसे नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात बताएं कि जिस तरीके की व्यवस्था थी वहाँ 10 एम्बुलेंस भी लगा रखी थी प्रशासन ने कि अगर कोई क्रिटिकल पोजीशन होती है तो कैसे उनको टैकल किया जाए, उसकी पूरी तैयारी प्रशासन ने की थी। मतलब एक और देखिए, एआई तकनीक की बात हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एआई तकनीक का भी इसमें बड़ा खेल है। एआई तकनीक के लगे कैमरे, जैसे आप बैरिकेटिंग तोड़ते हो अलर्ट करते हैं, आग लग जाती है अलर्ट करते हैं, तो पूरे प्रशासन को कंट्रोल रूम जैसे ही अलर्ट होता है और ये सारा क्लाउड पर रहता है, इसलिए कोई कहीं देख सकता है। तो उससे भी अलर्ट हो गया था और सारे प्रशासन ने एक सिरे से, मतलब जो जहां था मूव हुआ और उसने आग पर काबू पाया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तकनीक और मैन पावर दोनों का जो सम्यक इस्तेमाल है उससे कुंभ की जो बड़ी घटना हो सकती थी उसको रोक दिया है। लालचंद, बिल्कुल बड़ी घटना को रोक दिया गया है। अश्विनी, जो बात अभी रामेंद्र कह रहे थे कि जिस तरह का चुस्त दुरुस्त प्रबंध है, जिस तरह इस बार डिजिटल व्यवस्था है, एआई की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ें जो है वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मददगार हुई कि तुरंत नियंत्रण कर लिया गया इस तरह की घटना पर, जिससे कि कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन बिल्कुल, जिसे एक तरह से कह सकते हैं कि अगर लोगों को कोई जान को लेकर कोई नुकसान नहीं हुआ तो एक तरह से कह सकते हैं ये जीरो लॉस। बिल्कुल तुरंत नियंत्रण पा लिया गया तकनीक की मदद के जरिए। अश्विनी, निश्चित तौर से लालचंद, अगर देखें, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया हो गया है जो चप्पे चप्पे पर एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सीसीटीवी कैमरों के जरिए और अन्य जो सूचना जो तत्काल सूचना क्यूआरटी जो क्विक रिस्पांस टीम है, इन सबको बनाया गया है। और जो हेल्पलाइन नंबर्स है उन पर भी कोई जानकारी दे सकते हैं। त्वरित सूचना यहाँ मिली और जो रिस्पांस का टाइम रहा वो बेहद
कम रहा। सबसे बड़ी बात है कि इतने कम रिस्पांस टाइम में दोनों चुनौतियां थी। एक तो सेफ इवैक्यूएशन ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे थे और उसमें स्थानीय लोगों ने भी मदद की, अन्य लोगों ने भी मदद की। और उसके बाद अग्निशमन दस्ते पहुँचे, SDRF के दस्ते पहुँचे, NDRF के दस्ते पहुँचे। चुनौतियाँ ये है कि इस मेला क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में लोग हैं और बेहद घनी स्थिति होती है, लोगों की आवाजाही होती है। उस आवाजाही की वजह से अग्निशमन दलों के लिए एक अलग ट्रैक बनाया गया। 26 नंबर का जो मानसून पुल था उससे सारे अन्य क्षेत्रों के जो अग्निशमन दल थे वो आए। ठीक है, क्षेत्रों में थे, अरैल से लेकर भापामऊ के आसपास, सेक्टर 19, ठीक है, सेक्टर 22, 24 आसपास के सारे अग्निशमन दल यहाँ पर पहुंचे और बेहद त्वरित तरीके से उन्होंने किया। हो सकता है ऊपर से यहाँ ट्रेन जा रही है, नया रेलवे ब्रिज बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे सेक्टर 19 बिल्कुल ये आवाज अभी आ भी रही थी। समेकित प्रयास है कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, तकनीक के साथ साथ ही लोगों के सहयोग का इस्तेमाल करते हुए, प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए, प्रशासन की कार्यकुशलता को देखते हुए एक बड़ी अनहोनी टली है। बिल्कुल एक बड़ी अनहोनी टली है और इसी के साथ लोगों के अंदर एक भरोसा भी बढ़ा है कि अगर किसी भी तरह से कोई इस तरह का हादसा होता भी है तो तुरंत उस पर नियंत्रण पा लिया जाता है तकनीक के जरिए, मुस्तैदी के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अश्विनी आपका और रामेंद्र आपका भी कुंभ क्षेत्र से जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनडीआरएफ को लेकर। एनडीआरएफ की जो शौर्य गाथा है वो हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे हर साल के साथ साथ और हाईटेक होती जा रही है और ज़्यादा सशक्त होती जा रही है। और इसी मजबूती के साथ ही ये सभी जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की जो जान है उसको बचा रहे हैं। क्योंकि आपदा का सामना करने के लिए हमने देखा है कि एनडीआरएफ की जो 16 बटालियन है वो लगातार अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और वहीं से वो सारे ऑपरेशंस को अंजाम देती हुई नजर आती हैं। और ये सारे ऑपरेशंस आपके लिए हैं, इस पूरे देश के लिए हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी छाप हमने कई बार देखी है। तो ये तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और आपको भी आज हम बताएंगे कि बीते, अगर हम बात करें 2 दशक में, यानी कि बीते 20 सालों में किस तरह से आने वाले समय के लिए एक बड़े आगाज की ओर एनडीआरएफ बढ़ता हुआ नजर आया है। क्या कुछ बदला है जब 2006 में एनडीआरएफ का गठन हुआ और उसके बाद से साल दर साल जो तमाम इसमें नीतिगत फैसले लिए गए, जो रणनीतियां और नीतियां बनी, उससे कैसे आपको जीवन मिल पाया है और कैसे आने वाले समय के लिए और मजबूती के साथ एनडीआरएफ आपके साथ खड़ा हुआ नजर आया। तो चलिए अपने इस शो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं इस पूरे सफर को कि कैसे एनडीआरएफ ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके प्राणों के लिए बहुत कुछ किया है।
जब जब देश में आपात स्थिति बनी है, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स संकट मोचक बनकर लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम करती रही है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, एनडीआरएफ के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जिंदगियों को मुसीबत की घड़ी में हर हालात से जूझते हुए बचा कर लाते हैं। एनडीआरएफ नागरिक सुरक्षा पुलिस बल है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक आपदा स्थिति से निपटने के लिए एक भारतीय विशेष बल के रूप में हुआ था। ये बल किसी भी आपातकालीन या आपदा से निपटने में सक्षम है। ये अपनी विशेष ट्रेनिंग के दम पर बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी हर प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करता है। इस बल का आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र होता है, जिसका अर्थ है सभी परिस्थितियों में सभी जगह सेवा करना। एनडीआरएफ के पास न केवल बड़ी टीम और ढांचा है, बल्कि हर उस तरह के खास उपकरण है जो किसी भी तरह की आपदा से निपटने में काम आते हैं। अपने काम और खास तरह की एक्सपर्टीज के कारण ये दुनिया में इस तरह की किसी भी बेस्ट फोर्स या टीम के बीच जगह बना चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं से जूझते भारत देश में 90 के दशक के आखिर में एक ऐसी फोर्स की जरूरत महसूस होने लगी जो तमाम तरह की आपदाओं में जाकर लोगों की जिंदगियों को बचा सके। भारत में 1990 से 2004 के बीच अनेक प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिसमें 1999 के ओडिशा के सुपर चक्रवात, 2001 के गुजरात भूकंप और वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद भारत ने तय किया कि वो इस तरह की फोर्स बनाएगा जो आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने में एक्सपर्ट हो। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर बना एक ऐसा दल जो पूरी तरह से इन आपदाओं का सामना करने के साथ साथ ऐसी परिस्थितियों और खास तौर पर इन परिस्थितियों से उपजी चुनौतियों का सामना कर सके। दुनिया के कई अन्य देशों में इस तरह की कई फोर्स बहुत बढ़िया काम कर रही थी। उनका उदाहरण भारत के सामने था। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं, रणनीतियां और दिशा निर्देश विकसित करने के लिए इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA की स्थापना की गई, जिसके बाद एनडीआरएफ एक विशेष कार्यबल के रूप में 19 जनवरी 2006 को देश के राष्ट्रीय बचाव प्रतिक्रिया बल के रूप में स्थापित किया गया। विशेष कार्यबल के रूप में एनडीआरएफ का गठन, ये सब करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए ऐसे जवानों की जरूरत थी जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में हर समस्या से पार पाएं और कड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें। ऐसे में चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से भी गुजरना होता है, जो उनके अदम्य साहस को और बढ़ाती है, साथ ही उनकी दृढ़ शक्ति को भी मजबूत करती है। ये हमारा एक तरह से रबल फील्ड एरिया है। यहाँ पे एक एक्सपोजर दिया जाता है कि इस तरह की चुनौती आपको ऑपरेशनल जो फील्ड में जब जाते हैं तो वो मिल सकती है। जैसे कटिंग है, कोई कंक्रीट कट करना है, तो वो एक्सपोजर यहाँ पे दिया जाता है। किसी भी चीज़ का कोई सरिया आ गया, कुछ उसको कैसे कट किया जाएगा, ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन अपने आप में यूनिक होता है, हर एक सिचुएशन अलग अलग मिल सकती है। तो एक यहाँ पे जो हमारा जो रबल फील्ड है उसमें जस्ट एक एक्सपोजर दिया जाएगा और जवान अपना बेहतर यहाँ पे जितना बेहतर करता है वहाँ उसको उतनी ही आसानी से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। लोगों की जान की कीमत और एक एक सेकंड की अहमियत को एनडीआरएफ बखूबी समझती है। इसीलिए बदलते दौर के साथ तमाम परिवर्तन और नई नई तकनीकों के जरिए लोगों की जान को बचाने का सिलसिला समय के साथ और तेज होता गया है और आज के समय में आपदा से पीड़ित लोगों का समय पर उपचार हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।
डिजास्टर कोई भी होगा उसमें मैन एंड मटेरियल का नुकसान होगा ही होगा। मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई पूरी कोशिश करते हैं पेशेंट को लाइव निकालने की, डिफरेंट हमारे पास मैनिकेन्स हैं और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से ना केवल डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, और अभी आपने देखा ये हम ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो अकेले दम पे भी अगर वो चाहे तो काफी अच्छे से लोगों की जान सेव कर सके। एनडीआरएफ के जवान बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, भवन के ढहने, ट्रेन एवं सड़क दुर्घटना, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, जंगल की आग और परमाणु जैसी आपात स्थिति और सभी प्रकार की प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने में सक्षम है। एनडीआरएफ बटालियनों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया कार्यों को अंजाम देने में सक्षम होती हैं। एनडीआरएफ की टीमों को प्रत्येक वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत में और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से किसी भी आपदा के अंदेशा होने के साथ ही तैनात किया जाता है। एनडीआरएफ ने 2018 से अब तक 9,691 से ज्यादा कर्मियों को बुनियादी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और 2,677 से ज्यादा कर्मियों को अग्रिम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान किया है। एनडीआरएफ के मूवमेंट और किसी भी बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, वो एनडीआरएफ के शीर्ष पद पर आसीन अधिकारी की देखरेख और दिशा निर्देश पर अंजाम दिया जाता है। एनडीआरएफ के गठन के बाद से तमाम तरह की त्रासदियां हुई, जिनमें बड़ी मात्रा में जानमाल का नुकसान भी हुआ। ऐसी भयावह त्रासदी से निपटने के लिए इन जवानों को बेहतर प्रशिक्षण के जरिए इतना सशक्त किया गया जिससे ये तमाम चुनौतियों से निपट सके। एनडीआरएफ में कई तरह की बटालियन है जो अलग अलग मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। एनडीआरएफ की संरचना पर नजर डालें तो इसमें वर्तमान में 16 बटालियन हैं, जिसमें असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कर्मी कार्यरत हैं। प्रत्येक बटालियन में लगभग 1149 कर्मी होते हैं। इस हिसाब से 18,348 से ज्यादा एनडीआरएफ में जवानों की क्षमता है। इनमें ज्यादातर कर्मी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स के जवान होते हैं। साथ ही हर बटालियन में 18 विशेषज्ञ और 45 बचाव दल के कर्मी अनिवार्य रूप से होते हैं। इनमें इंजीनियर, टेक्निकल कर्मी, डॉग स्क्वाड और मेडिकल टीम के भी सदस्य होते हैं। एनडीआरएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं और सरकार हर तरह से एनडीआरएफ को वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करवाती है। एनडीआरएफ का पहला बड़ा ऑपरेशन। एनडीआरएफ की स्थापना के बाद उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज 2008 में कोसी नदी में आई बाढ़ थी। 19 अगस्त 2008 को कोसी बैराज में दरार के तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीमों को बिहार ले जाया गया था। एनडीआरएफ ने 780 बाढ़ बचाव प्रशिक्षित कर्मियों के साथ 153 हाई स्पीड मोटर बोट से एयरलिफ्ट किया। बाढ़ के दौरान 1 लाख से अधिक प्रभावित लोगों को बचाया गया। तब से एनडीआरएफ के जवान आपदा के समय अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाते आए हैं। इसके अलावा मुख्य अभियानों की बात करें तो जनवरी 2010 में बेल्लारी में 6 मंजिला इमारत गिर गई। टीम तुरंत वहां पहुंची और 7 दिन लगातार राहत के काम करती रही। मलबे से 20 लोगों को जिंदा निकाला गया। एनडीआरएफ ने वक्त बीतने के साथ साथ अपनी क्षमताओं को और बढ़ाया और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर कड़ी मशक्कत के साथ सहायता पहुंचाई। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर डालें तो जापान में आए प्रलय पर एनडीआरएफ की एक टीम को मार्च 2011 से अप्रैल 2011 तक तैनात किया गया था। क्षेत्र में आपदा आने के 2 सप्ताह से अधिक समय बाद टीम ने अन्य कीमती सामान के अलावा 50 मिलियन येन की नकदी बरामद की और अधिकारियों को सौंप दी। एनडीआरएफ टीम के प्रयासों की वहां की सरकार, स्थानीय अधिकारियों, मीडिया और आम जनता ने सराहना की। इसके अलावा अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने वहां तबाही मचा दी थी। एनडीआरएफ की टीम वहां सबसे पहले पहुंची और बचाव का काम शुरू किया।
और तो और हाल के वर्षों में फरवरी 2023 को तुर्की और उत्तर पश्चिमी सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद एनडीआरएफ ने बचाव और राहत प्रयासों के लिए तुरंत 3 टीमें तैनात की। इन कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए एनडीआरएफ ने लगभग 85 लोगों को बचाया और प्रभावित समुदाय को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की। एक बेसिक चीज़ तो हर जगह है ही है कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना। तो ये स्ट्रैटेजी तो यूनिवर्सल है, क्योंकि जितनी जल्दी रिस्पांस की फोर्स पहुंचेगी मौके पे, उतनी किसी आदमी की जान को बचाने की संभावना और बढ़ जाती है। जो रिस्पांस के अलावा हम लोग कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी भारत जो है कई देशों को प्रोवाइड करता है। अब 2024 में करीब 10 देशों में ये भारत सरकार की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। जैसे ही कोई किसी भी देश से रिक्वेस्ट आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सामान हम लोग वहाँ भेजें, क्योंकि जो भी आदमी जहाँ पे फंसा हुआ है, पर्पज़ यही है कि उस पर राहत जल्दी से जल्दी पहुँचनी चाहिए ताकि उसका वो लाभ उठा सके और वो उसकी जो पीड़ा है वो थोड़ी कम हो जाए। एनडीआरएफ ने अपनी कार्यशैली का लोहा हर तरफ मनवाया है। देश में आई बड़ी आपदाओं में से एक आपदा है केदारनाथ की, जो साल 2013 में आई थी। इस आपदा ने ऐसा कहर मचाया जिससे ऐसी तबाही मची जिसका मंजर आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 16 जून 2013 की वो तारीख जब उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए, जिनमें से कई लोगों के शव भी कभी नहीं मिले। इतना ही नहीं, आपदा के कई वर्षों बाद भी लापता यात्रियों के कंकाल मिलते रहे हैं। इस त्रासदी में मृतकों की सही संख्या को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए गए। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के दौरान एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों की जान बचाई, लेकिन जान की बाजी लगाने वाले कई जवान लोगों को बचाते बचाते शहीद भी हो गए। इसमें 9 कर्मियों की एक टीम केदारनाथ में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने और निकालने में लगी हुई थी। टीम ने एनडीआरएफ की सर्वोच्च परंपराओं के प्रति अनुकरणीय समर्पण और निष्ठा का परिचय दिया। जवानों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया और हजारों तीर्थयात्रियों को बचाया। सौंपे गए कार्य को पूरा करने के बाद दुर्भाग्य से लौटते समय गौरीकुंड के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एनडीआरएफ के सभी 9 बहादुरों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। 2013 केदारनाथ आपदा के बाद भी देश में तमाम ऐसी कठिन परिस्थितियां बनी जब तमाम तरह की आपदाओं ने कहर बरपाया, जान माल का नुकसान हुआ। आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2014 में एक एनडीआरएफ की टीम, जिसमें 42 बचाव कर्मी और बचाव उपकरण थे, भूटान में तैनात की गई थी, जहां गोनगरी नदी में नाव डूबने से 5 भूटानी नागरिक लापता हो गए थे। जून 2014 में असम बाढ़ में एनडीआरएफ ने असम के विभिन्न स्थानों पर 12 टीमें तैनात की थीं। इन टीमों ने 18,486 बाढ़ प्रभावितों को निकाला। सितंबर 2014 में जम्मू और कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान बल को पहली बार बड़े पैमाने पर शहरी बाढ़ की चुनौती का सामना करना पड़ा। संचार और बिजली आपूर्ति के ठप होने जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद एनडीआरएफ के समय पर हस्तक्षेप ने 12,307 लोगों की जान बचाई और 38,508 प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान की। दिसंबर 2015 में चेन्नई बाढ़ में कुल 50 एनडीआरएफ टीमें, जिनमें 1715 व्यक्ति शामिल थे। इस आपदा में कुल 22,450 व्यक्तियों को बचाया गया। ये एनडीआरएफ द्वारा किया गया सबसे बड़ा बचाव था। अगस्त 2018 में केरल राज्य में भारत के मॉनसून सीजन के मध्य से भारी बारिश हुई। एनडीआरएफ ने 535 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचाया। 24,690 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी के कारण एनडीआरएफ की 80 बचाव और राहत टीमें प्रभावित राज्यों के क्षेत्रों में तैनात की गई। उड़ीसा राज्य में 50 एनडीआरएफ टीमों ने राज्य अधिकारियों की मदद से 14.7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। असम राज्य में 6 अप्रैल 2022 से पूर्व मॉनसून बारिश के कारण गंभीर बाढ़ और भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ की त्वरित और विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के कारण टीमों ने 9 घायलों को बचाया और 22,410 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया।
जून 2023 को ओडिशा के बालासोर के बहनागा में हुई रेल दुर्घटना, जिसमें 3 ट्रेनों के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। एनडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी 9 टीमें तैनात की। एनडीआरएफ ने अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर 48 घंटों के भीतर ही 44 से ज्यादा जीवित लोगों को बचाया और घायलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल पहुंचाने में मदद की। केदारनाथ की आपदा आपको ध्यान है 2013 में आई थी, तो उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। नाउ अब सरकार की जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का फोकस है वो है गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच। तो मैंने जो आपको उदाहरण दिए कि हमें जो सहयोग मिल रहा है, चाहे वो एयरफोर्स से हो, चाहे डीआरडीओ से हो, चाहे एमडी से हो, चाहे सीडब्ल्यूसी हो, जिससे भी हो, तो वो गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच के तहत है। और दूसरा जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज़ ज़ीरो कैजुअल्टी अप्रोच। ज़ीरो कैजुअल्टी का मतलब ये है कि कोशिश हम सबकी यही होनी चाहिए कि ह्यूमन लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी डिज़ास्टर में। प्रधानमंत्री जी ने जब से ये कार्य अपना संभाला है तो उनका फोकस हमेशा ये रहा है। इसके अलावा कोरोना महामारी के समय भी तमाम ऐसे कार्य किए गए जिनमें एनडीआरएफ का योगदान सराहनीय रहा है। नवंबर 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में सुरंग ढहने के बाद एनडीआरएफ ने अपनी 2 टीमें तैनात की। NHIDCL, RITES, वायुसेना और अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर एनडीआरएफ ने 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक SAR ऑपरेशन चलाया। सभी एजेंसियों के अथक प्रयासों के बाद सुरंग से 41 फंसे हुए श्रमिकों को बचाया गया। ये तमाम घटनाएं विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने, जीवन बचाने और प्रभावित समुदायों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने में एनडीआरएफ की तत्परता और क्षमता का उदाहरण है। बड़ी अच्छा काम इस फोर्स ने किया है। ये ग्रेजुअली फोर्स जब शुरू हुआ था तो 8 बटालियन से शुरू हुआ था, फिर इसको 12 बटालियन का किया गया, उसके बाद 4 बटालियन और ऐड हुई 2018 में, तो अब इसकी 16 बटालियन है। और इसकी सफलता का अनुमान आप ये लगा सकते हैं कि उस पीरियड में जो फ्लड और साइक्लोन्स में नुकसान होता था, जनहानि होती थी या सामान की या प्रॉपर्टी की हानि होती थी, और जो अब पिछले साल में जो फ्लड्स आए हैं या जो साइक्लोन्स आए हैं उसमें जो हानि हुई है उसका अगर आप अनुपात लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि अब प्रैक्टिकली जो भारत सरकार की एक पॉलिसी है, ज़ीरो ह्यूमन लॉस की जो पॉलिसी है और होल गवर्नमेंट एज अ होल की जो अप्रोच है, तो उसके चलते अब ये जनहानि तो प्रैक्टिकली बहुत ही कम होती है और सामान की हानि भी काफ़ी मिनिमाइज हुई है। एनडीआरएफ के जवान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। बीते साल जुलाई 2024 में केरल के वायनाड भूस्खलन के दौरान भयानक त्रासदी हुई। जोरदार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में वायनाड में कई मकान मलबे में दब गए और आपस में जोड़ते 2 क्षेत्रों के बीच का पुल भी टूट गया। तब जाबाजी का परिचय देते हुए एनडीआरएफ के जवान ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गईं और 3000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। साल 2024 के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीआरएफ ने साल 2024 में 1000 से अधिक ऑपरेशंस किए, 4000 से ज्यादा जिंदगियां बचाई गईं, लगभग 63,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, 691 मॉक एक्सरसाइज और 2000 से ज्यादा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिससे 5 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा। लोगों की जिंदगियों को बचाने और मुश्किल हालातों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और जरूरत की चीजों को मुहैया करवाने में एनडीआरएफ का योगदान अभूतपूर्व रहा है, जो निरंतर समय के साथ और मजबूत और प्रबल होता जा रहा है। लोगों का मनोबल भी ऐसे ही बढ़ता है और लोग खुद को महफूज मानते हैं जब एनडीआरएफ जैसा दल उनकी रक्षा सुरक्षा में जान की बाजी लगा देता है। सुनिए लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। I just want to say thank you from the bottom of my heart to police, to ambulance, to all of your service, NDRF, because it was a kind of miracle. Thank God, because she was having a bath
in the Ganga, and so it's a miracle for us. So thank you so much. ये सारे मेरे रिस्क पे यूरोप से आते हैं मेरे पास, और मैं उनको लेके आता हूँ, तो ये जिम्मेदारी मेरी थी। जैसी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ, और एनडीआरएफ टीम ने आपने जो अपनी जिंदगी बढ़ाई, मेरे लिए बहुत खुश है। एनडीआरएफ ने आके हम लोगों को बचाया। थैंक यू एनडीआरएफ। इनके बारे में मेरे लिए शब्द ही कम है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता इनके बारे में। छठो महीनू 2015 के साल में बोरवेल में गिर गई थी, तो इसने एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित हालत में निकाल दिया, और अभी वो सुरक्षित है। ये मेरा बेटा अक्षित है, जो गत वर्ष 20 मई 2023 को एक बोरवेल में फंस चुका था। ये 70 फीट पर जाकर फंसा था। इसे एनडीआरएफ वाली टीम ने बचाया 7 घंटे के रेस्क्यू से। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साल 2006 में एनडीआरएफ के गठन के बाद से लेकर अब तक साल दर साल जो भी छोटी बड़ी आपदाएं आई हैं, एनडीआरएफ के तमाम दलों ने अपने शौर्य और पराक्रम का अद्भुत नमूना हमेशा पेश किया है, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। 2006 से लेकर अब तक की बात करें तो एनडीआरएफ द्वारा लगभग 1,58,700 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बचाया गया है। लगभग 8,62,084 से ज्यादा लोगों को आपदा क्षेत्र से निकाला गया। लगभग 12,320 से ज्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। साथ ही 13,035 सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम से 64,73,245 से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ पहुंचा। एनडीआरएफ अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ आपदा के समय पर ही नहीं, बल्कि हर एक बड़े और व्यापक कार्यक्रमों को सुरक्षा के मापदंडों से भी सुगम बनाती नजर आती है। साल 2025 के महाकुंभ में भी एनडीआरएफ नई तकनीकों के जरिए महाकुंभ को रक्षा और सुरक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप और दिव्य और भव्य बनाती हुई नजर आ रही है। बदलते दौर के साथ परिस्थितियां भी बदलीं, और इन परिस्थितियों में एनडीआरएफ की कार्यशैली में भी बदलाव आया। नई तकनीक, नए प्रयोग, नई तत्परता और नई ऊर्जा के साथ एनडीआरएफ दल ने भी गति पकड़ी, और नए भारत के साथ नई नीतियां और रणनीतियां अपनाते हुए नए कीर्तिमान भी रचे गए। आपदाओं से निपटने के साथ साथ एनडीआरएफ रासायनिक परमाणु हमलों से निपटने की भी तैयारी कर रही है। आपदा सेवा सदा सर्वत्र। एनडीआरएफ के बचाव कर्मी हमेशा अपने इस आदर्श वाक्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और इसी प्रतिबद्धता के साथ देश के लोगों के हित में उनके प्राणों की रक्षा सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। और यही तत्परता आपदा से ग्रसित क्षेत्रों में जीवन को नया रूप देने में कारगर साबित हो रही है। हिम्मत बुलंद है अपनी, और पत्थर की है जान। कदमों तले धरती नहीं, हम रखते हैं आसमान। हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम हैं, हम एनडीआरएफ। बदलते दौर के साथ तमाम चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिला। 2006 में गठन के बाद से ही लेकर अब तक अगर हम बात करें तो 8 बटालियन उस दौर में थी, और आज 16 बटालियन हो चुकी है। ऐसे में साफ तौर पर तमाम ऐसी रणनीतियां और नीतियां बनी जिनसे जो आने वाला समय है और जो आज का वर्तमान समय है, इन दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। एनडीआरएफ की कार्यशैली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आया है, और तमाम नई तकनीकों के साथ एनडीआरएफ आपकी जान माल की रक्षा करने में कारगर साबित हुआ है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन योगेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।